रिवीजन भी कर रहे हैं उस क्वेश्चन पे, तो फायदा ये हो रहा है कि साथ साथ हम लोग का क्वेश्चन भी तैयार होते जा रहा है। पढ़ तो रहे हैं हम लोग, लेक्चर तैयार हो रहा है, साथ में क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। ये अच्छी बात है, क्वेश्चन से ही हमें अपनी पढ़ाई का लेवल भी पता चलता है। तो कुछ क्वेश्चन आज हम बना लेंगे, ठीक है। पहले का क्वेश्चन तो तैयार है, उसमें कुछ डाउट हो तो बताइए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लोग, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, क्लास से संबंधित, लेक्चर से संबंधित, स्ट्रेटजी से संबंधित, या फिर जो हम लोग मोटिवेशनल क्लास चला रहे हैं उससे संबंधित, किसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे तो पर्सनल क्वेश्चन भी लेके चले आते हैं, तो पर्सनल भी पूछिए कुछ हद तक, मतलब उसमें भी हम लोग जितना हो सकता है एफर्ट हमारी तरफ से होगा लगा कि हम इसको सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न का मतलब कुछ अजीब अजीब से प्रश्न वाले नहीं, जो पढ़ाई से संबंधित पर्सनल क्वेश्चन है या फिर जीवन से भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बताएंगे नहीं या फिर बताते नहीं है। तो एक मतलब आप हमारे बीच जो आपका संबंध है, आपसे रिलेशन है, उसको देखते हुए हम लोग सभी तरफ से आपको, आपके लिए, आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए, मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर से क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो कल बचा था सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित, उसमें आगे हम सिद्धांत को देखेंगे, थ्योरी को देखेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन था, शायद ये बता दिया हो, नहीं बताऊं तो फिर से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21। कौन बताएगा? शायद ये मुझे अलग मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी दोबारा बता दे रहा हूं। हाँ बताइए, विवाह बताइए, ठीक है। और हाँ मनीष बताओ भैया। जी इतनी नहीं है, धूप निकल चुकी है। कितनी है? 8, ठीक है, 8 है। पहले कितनी थी? 9 थे। अब प्लूटो को हटा दिया गया, उससे ग्रह की उपाधि को छीन ली गई है। तो इस तरह ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 8। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मतलब पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और मुझे भी इस बात खुशी होती है जब आप लोग रिवीजन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ये सभी चीज जो अभी हम लोग लिख रहे हैं, पर कुछ ही दिनों बाद इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ पे ही हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे। अभी क्या है, इसलिए है कि आप हमारे रूबरू हो जाए, और हम प्रश्न लिखवाने में भी विश्वास नहीं करते हैं कि हम देखते हैं कि जो नोट्स दे दिए जाते हैं ना, उसको आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो एक बार लिखेंगे, 2-3 फायदे होते हैं लिखने के। लिखना भी बहुत जरूरी है। जैसे एक बार यहाँ लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, अपने कॉपी पे लिखेंगे, कुछ चीजें लिखते समय याद हो जाएगी, कुछ चीजें समझाते समय याद हो जाएगी, कुछ रिवीजन करते समय याद हो जाएगी। और कभी ना कभी मान लीजिए हमें आप याद करेंगे भूले भटके शिविर की तरह, तो आप अगर कॉपी उठाएंगे तो काफी चीज याद रहेंगी, सिर्फ रिवीजन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब घर से हम लोग निकलते हैं तैयारी के लिए, या फिर घर पे भी रहते हैं, एकेडमी भी पढ़ाई करते रहते, कक्षा 2 या 4, 6, 8, 10, 12 क्लास, तो हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, गार्जियन इस बात को लेकर आश्वस्त करते हैं, हमेशा कहते रहे कि बेटा लिखते पढ़ते रहो, लिखना पढ़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। अब ठंडा का मौसम है, रजाई है, रजाई में बैठ गए, अंदर तकिया लगा के किताब खोल लिए, लिख तो रहे नहीं, पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, धीरे 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 उसमें पढ़ते पढ़ते कहीं और हम पढ़ने लगते हैं और सो जाते हैं। तो जब आप लिखेंगे तो नींद ऑटोमेटिक नहीं, भाई हाथ चलेगा तो दिमाग काम करेगा ना, दिमाग काम करेगा तो दिमाग की
सोएगा कैसे? तो लिखना पढ़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग लिखिए, जरूर लिखिए। दिन में आप लोग 1-2 पेज तो लिखिए, कुछ भी लिखिए, इवन कि गाना ही लिखिए, लेकिन सिर्फ पढ़िए मत, लिखिए जरूर। लिखेंगे तो आपकी तैयारी फिर अच्छी होगी। वरना हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाते हैं। ऐसा मेरा अनुभव भी रहा है और मैं देखता हूँ स्टूडेंट को भी ये बहुत बड़ी समस्या है कि उनको लगता है कि हमको सब आता है, बस पढ़ते जाते लिखते तो रहेंगे, और फाइनली मेंस जो उनको देना है उनको तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि लिखने से ही सिलेक्शन मिलेगा, पढ़ने से क्या ही होगा, जानते समय लिख नहीं पा रहे। तो लिखिए जरूर। तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन भी दे रहे हैं, ए प्लूटो, बी शुक्र, सी बुध, एंड डी पृथ्वी। कौन बताएगा इसको? बताइए। हाँ आप बताइए। अच्छा नए है ना, इसलिए थोड़ा सा आपका नाम में बार बार भूल जाता है। अजीत, ठीक, वेरी गुड। बताइए भैया, अजीत कौन सा? हाँ बुध, हाँ बुध है, ठीक, गुड। हम इसका ऑर्डर भी देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी, जब आगे हम ग्रहों पे शिफ्ट होंगे, अभी प्लैनेट पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि सूर्य से असेंडिंग ऑर्डर, सूर्य से डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से ग्रह पहले पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है, ये भी क्वेश्चन आया कि सूर्य से सबसे नजदीक का निकटतम ग्रह कौन सा है? कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पढ़ाई अगर स्मार्ट तरीके से हो ना तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों लोगों का मन लगा रहता है। आइए भैया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का प्रकाश आकाशीय पिंड कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है, ये भी मैं बता चुका हूं। सौरमंडल का आकाशीय पिंड कौन सा है? प्रधान आकाशीय पिंड, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? अच्छा आप लोग लिख रहे होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा कि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ना, तो लेकिन होने दीजिए। टाइम कंज्यूम पढ़ाई में हो रहा है तो कोई समस्या नहीं, पढ़ाई के अलावा कहीं हो रहा है, पार्क में हो रहा है, नदी किनारे में हो रहा है, बीच पे हो रहा है, या फिर कहीं कैफे में हो रहा है, तो वो समस्या है, वो हमारे लिए चिंता की बात है। बोर्ड पे, कॉपी पे, किताब में अगर आपका टाइम जा रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें चिंता करने की बात नहीं है, ये हमारे लिए खुशखबरी है। टाइम कहीं और जा रहा है तब समस्या। तो लिखने में भी अगर टाइम जा रहा है तो आप लोग लिखिए, उसके लिए निश्चिंत रहिए। टाइम है अपने पास, इतना है कि हम लोग पढ़ और लिख लेंगे, लेकिन इतना नहीं है कि हम लोग कैफे में जाएंगे, घूमेंगे, नदी के किनारे घूमेंगे, कहीं पार्क में मिलेंगे सुनसान जगह पे, वो वाला टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास इसके लिए टाइम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बुध, बी पृथ्वी, सी सूर्य, एंड डी कोई बताएगा? बताइए, अजीत आप ही बताइए, आप न्यू स्टूडेंट भी हैं, बताइए। सौम्या, सौम्या आप भी न्यू है लेकिन आपका नाम याद आ गया, बताइए सौम्या। हाँ ठीक है, क्या है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय, प्रधान कल हम बता चुके थे, क्या है? सूर्य, गुड। प्रधान क्यों? क्योंकि सौरमंडल हम लोग पढ़े सूर्य का मंडल, अब बताते ना सूर्य का आभा मंडल, सूर्य ही प्रधान है, सूर्य का प्रधान अपने परिवार का प्रधान है। जैसे प्रधानमंत्री देश के हैं उसी तरह वो अपने एरिया का, अपने मंडल का पूरा पूरा प्रधान है, मतलब वो सेंटर में है, बाकी लोग उसके इर्द गिर्द है। तो क्या है? सूर्य, गुड, बहुत बढ़िया। अगला चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं।
उपस्थित पदार्थ है। ए ठोस रूप में, बी द्रव रूप में, सी गैस रूप में एंड डी गैस एवं प्लाज्मा के रूप में। प्लाज्मा के कौन बताएगा? बताइए। सूर्य के जो केंद्र में उपस्थित मटेरियल है, सूर्य बना है किसी चीज से? पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि सूर्य का निर्माण किससे हुआ, हिंट दिए थे, ज्यादा आगे पढ़ेंगे सूर्य के बारे में बहुत अच्छे से। तो सूर्य किससे बना था? हम बताते हैं कि वो गोला, याद है ना, ये गोला ब्लास्ट हुआ, फिर इसमें से क्या निकला? गैस निकला। गैस निकलने के बाद यही हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन के संलयन विधि से मॉलिक्यूल्स क्या हुए? संलयित हुए और ये He का निर्माण किए और यहीं से सूर्य का निर्माण हुआ। मतलब सूर्य क्या है? गैस का गोला ही है, तारा है, और तारे का निर्माण हुआ था हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम। तो सूर्य में जो मटेरियल है इसके सेंटर में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक है, बहुत अधिक मतलब वो कितना है आगे बताएंगे हम आपको। तो उतने टेम्परेचर पे कोई भी चीज रहने की संभावना ही अपने आप में कम। तो या तो गैस फॉर्म होगी, क्योंकि द्रव में तो रहेगी नहीं, और ठोस में तो रहना ही नहीं, पिघल जाएगा। तो किसमें रहेगी? या तो गैस में रहेगी। तो गैस तो है, इसके साथ क्या है? प्लाज्मा। मतलब गैस के साथ जो और चीजें हैं वो क्या हो जाती? पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होकर प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर है गैस और प्लाज्मा की उत्पत्ति। तो सूर्य के केंद्र में जो मटेरियल है, पदार्थ है यहाँ पे, वो किसमें है? गैस और प्लाज्मा की। ठीक, अगला क्वेश्चन। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखिए। कुछ लिखते समय याद हो जाएगा, कुछ पढ़ते समय याद हो जाएगा, कुछ रिवीजन के समय याद हो जाएगा, और कुछ एग्जाम पे प्रेशर में भी याद हो जाएगा। कभी कभी प्रेशर में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आप ऐसे रेस लगाइए, ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों के साथ अगर मान लीजिए 10 लाख का, 5 लाख का, या 1 लाख का, या फिर एक एमको, या फिर किसी बिस्कुट पे ही अगर बाजी लग गई पार्ले जी पे, तो आप देखेंगे कभी नहीं दौड़ते थे, लेकिन दोस्त को भी हरा देंगे, क्योंकि पार्ले जी जीतना है, पार्ले जी बिस्कुट जीतना है। तो प्रेशर में भी कभी कभी अच्छी चीज आती है, तो पढ़ाई भी कभी प्रेशर में बहुत अच्छे से हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पांचवा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बताइए, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? जैसे आपको ऑप्शन देंगे, नाभिकीय विखंडन के माध्यम से, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ए, बी हो गया नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण द्वारा, एंड डी आयनन द्वारा। मान लीजिए ऑप्शन, ये ऑप्शन हम दिए, तो इसमें से कौन सा होगा? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण द्वारा, या फिर आयनन द्वारा। कौन सा आंसर होगा इसमें? नाभिकीय संलयन। वेरी गुड। कल हम बताए थे कि H प्लस H हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन के दूसरे हाइड्रोजन के अणु से संलयित होकर संलयन विधि द्वारा He का निर्माण करते हैं, और यही हीलियम ही ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मतलब अगर हीलियम न बने तो सूर्य का ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। और हम लोग ये बिग बैंग और बिग क्रंच में पढ़ चुके हैं कि यदि ब्रह्मांड का विनाश होगा तो कैसे होगा, ब्रह्मांड का सृजन कैसे होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या आपको कोई दिक्कत?
कोई समस्या हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सौम्या, खासतौर पर नया स्टूडेंट इसलिए भी क्यों का थोड़ा सा पीछे का एक दो दिन बैकग्राउंड छूटा था, तो अगर समस्या हो तो आप लोग बता देना। मनीष, सौम्या ये लोग जरूर बताएंगे हमें। ठीक है भैया, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं अपने कल के क्लास। कल का क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, सौरमंडल की उत्पत्ति। उसके दो सिद्धांत थे मेनली, पहला मोनोलिस्टिक, दूसरा ड्यूअलिस्टिक। हम लोग मोनोलिस्टिक कल पढ़ चुके थे। मोनोलिस्टिक में क्या पढ़े थे? पहला पढ़े थे हम लोग कार्न का गैसीय सिद्धांत। कार्न के गैसीय सिद्धांत में क्या था? कार्न महोदय ने क्या बताया था कि जब विस्फोट हुआ था उस विशाल पिंड में, तो अंतरिक्ष या यूनिवर्स में चारों तरफ गैस ही गैस फैल गया था। उसमें दो तरह के गैस निकले, एक भारी गैस, एक हल्की गैस। भारी गैस ने क्या किया? हल्की गैस को अपने तरफ क्या किया? एब्जॉर्ब किया, अपने तरफ आकर्षित किया। भारी गैस हल्की गैस को जो अंतरिक्ष में घूम रहे थे या संघनन थे, उनको अपने तरफ क्या किया? आकर्षित कर लिया। इन हल्की गैसों के आकर्षण से ये जो भारी गैस का था गोला, ये और बड़ा हो गया। और बड़ा हो गया तो इसके क्या होने लगा? ये बोले कि जब जैसे ये बड़ा हो गया तो इसकी गति और कैसी हो गई? बढ़ गई। जब गति बढ़ी तो इसने क्या किया? एक सेंट्रल फिगर फोर्स काम किया ना, केंद्र प्रसारी बल काम किया। और इससे क्या हो गए? ये जो बाहर का एरिया था, इससे कुछ पिंड टूट गए, कुछ गैसीय गोला टूट गए, और टूट के कुछ ऐसे गोले बने, और इसी आवरण में, सूर्य के आवरण में ही क्या किए? परिक्रमा करने लगे। और ये जो परिक्रमा करने लगे, यही क्या थे? ग्रह कहलाए। और ये जो मूल पिंड बच गया, इसी को उन्होंने सूर्य कहा। ऐसा कांट महोदय कह रहे थे, हम नहीं कह रहे। ठीक है, तो कांट महोदय का गैसीय सिद्धांत यही था। यहाँ ये भी हम लोग पढ़ लेते। दूसरा क्या था? ये तो कांट जी का था। दूसरा था लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ, या परिकल्पना कर सकते हैं नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। लाप्लास महोदय क्या कहते? लाप्लास महोदय कौन बताएगा? कल बताया थी बात, बताइए। लाप्लास महोदय कहते कि ये जो पिंड, विशाल पिंड था, ये जो विशाल पिंड था, जब इसमें विस्फोट हुआ तो इसके जो गैस निकले, धूल के कण निकले, एनर्जी निकला, उष्मा निकला, ये दूर तक गए और ये किसी क्षेत्र में जाकर संघनित होने लगे। ये मान लीजिए क्षेत्र ऐसे, यहाँ पे ये गैस क्या हो गए? संघनित हो गए। छोटे 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 ये सारे गैस संघनित हो गए। मतलब कुछ एक ऐसा एरिया बना जहाँ, जिस एरिया में गैसों का जमाव बहुत अधिक हो गया। सर्वाधिक गैसों का जमाव इसी एरिया में हुआ। और इस एरिया को ये क्या बोले? इस एरिया को ये बोले नेबुला, निहारिका, इसी को बोलते हैं। मतलब नेबुला क्या है? गैसों का संगमन केंद्र है, या गैसीय पूरा क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र जहां सर्वाधिक मात्रा में गैस रहता है, ये हो गया नेबुला। अब ये बोले कि ये जो नेबुला था, ये जो नेबुला है कुछ ऐसा है, सर्वाधिक गैसों का संकेंद्रण यही पे है। जब ये गोले फटे थे तब तक टेम्परेचर बहुत अधिक था। जब टेम्परेचर अधिक था तो गैसों के जो मॉलिक्यूल्स थे, अणु थे, बहुत दूर दूर थे। लेकिन जब टेम्परेचर कम हुआ, वहां का तापमान कम हुआ, तो ये जो गैसों के मॉलिक्यूल्स थे वो नजदीक आना शुरू हो गए। अर्थात ये बाहर का जो आवरण था, ये जो एरिया था, ये बोले कि जैसे ये है नेबुला हमारा, तो बाहर एक इसका बाहर का एरिया होगा ये, और एक होगा इसके अंदर का एरिया, मान लेते हैं ये।
ये पार्ट हो गया और एक बाहर का एरिया। तो ये बोल रहे हैं कि ये एरिया है और एक ये एरिया है, बाहर का जो क्षेत्र है, ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हो गया? क्योंकि तापमान कम हो गया, गैसों का फ्लो कम हो गया, गैस कम प्रोवाइड होने लगी इसके तरफ, क्योंकि ब्लास्ट हो चुका था। लेकिन इसके अंदर ये जो एरिया है, इसमें आप देख रहे हैं तो इस एरिया में अभी भी क्या है, गैसों का जमाव बहुत अधिक है, अभी भी हाइड्रोजन है और जो गैस इसमें भरी पड़ी है, इस वजह से ये एरिया गर्म है, ऐसा इनका मानना था। ये एरिया चूंकि ठंडा हो चुका है, तो ठंडा होते होते क्या हो गया, ये सिकुड़न आ गई इसमें, तो इसका द्रव्यमान कम हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, द्रव्यमान भी कम हो गया। और जब द्रव्यमान कम हो गया तो इसकी स्पीड की गति अर्थात गति इसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड क्या हो गया, इसका बढ़ गया, बहुत तेज गति से ये काम करने लगा, बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो इसके बाहर का ये जो एरिया, यहीं से छल्ले के रूप में, एक हम बता चुके हैं आज सिर्फ रिवीजन के लिए आपको पता है, छल्ले के रूप में गैसों का गोला अलग होने लगा, गोला अलग हो गया, अलग हो गया, ठीक है, छोटे छोटे गैसों के गोले अलग हो गए, कुछ ऐसा, कुछ गैसों के गोले इससे अलग हो गए, और अलग होकर कहीं इसके बाहर नहीं चले गए, इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं चले गए, बल्कि इसी गुरुत्वाकर्षण में इसके राउंड लगाने लगे, इसकी परिक्रमा करने लगे। तो ये जो छोटे छोटे गोले बाहर हुए, इसकी गोले ग्रह बोला गया, प्लैनेट बोला गया। और ये जो मूल था, ये जो मूल है, ये सूर्य पिंड रह गया, इसी को इन्होंने सूर्य कहा, अर्थात जो मूल पिंड रह गया उसको सूर्य बोला, और जो छोटे छोटे गोले टूट कर अलग हुए थे उसको इन्होंने ग्रह बोला। ये था नेबुला का एरिया। नेबुला के बाहर का टेम्परेचर कम होने से, बाहरी टेम्परेचर कम होने से ये ठंडा हो गया, सिकुड़ गया, इसका द्रव्यमान कम हो गया, द्रव्यमान कम हुआ तो इसकी गति बढ़ गई, गति बढ़ी तो बहुत तेज रोटेट करने लगा, और इसके रोटेट करने से इसके गठन से बाहर के कुछ गैसीय पिंड इससे टूट गए, टूट के अलग हो गए, जो अलग हुए उसी को ग्रह कहा गया। और जो मूल पिंड था जिसे लोग अलग हुए थे, ये मूल पिंड को सूर्य सन कहा गया। यही था लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, निहारिका हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। यहां तक बात समझ में आई है ना? क्योंकि गति जो होता है ना, स्पीड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। स्पीड जो होता है वो यूनिवर्सली अर्थात व्युत्क्रमाणी संबंध होता है उसका। स्पीड बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड कम हो जाएगा। यहाँ स्पीड बढ़ गया, स्वाभाविक सी बात है, तो द्रव्यमान कम हुआ इसलिए स्पीड बढ़ेगा। यहां तक तो कल हम लोग पढ़ेंगे। अब आज इसी के एक आधुनिक सिद्धांत इसी में आता है, मोनोलिस्टिक नहीं, बिग बैंग थ्योरी जिसको हम लोग पढ़ते थे उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वो इसी में आता है बिग बैंग थ्योरी, जो आधुनिक और सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। मोनोलिस्टिक सिद्धांत में मेनली 3 है। एक हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके थे बिग बैंग थ्योरी के रूप में, और 2 हम लोगों ने पढ़ लिया कांट का गैसीय सिद्धांत, गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, दूसरा निहारिका सिद्धांत लाप्लास। अब आते हैं डुअलिस्टिक में। अब आते हैं डुअलिस्टिक सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत में मेनली 2 तारों की बात है। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि जो ब्रह्मांड बना, जो सूर्य सौरमंडल बना, वो 2 तारों से बना। सौरमंडल की रचना 2 तारों से हुई, एक से नहीं है, 2 तारों से हुई है। सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ, ठीक है, ऐसा माना गया। अर्थात 2 तारों के मिलने से, 2 तारों के संयोग से सौरमंडल का निर्माण हुआ।
इसीलिए इसको बोलते हैं बाई पैरेंटल, इंग्लिश में इसको बाई पैरेंटल थ्योरी भी बोलते हैं, बाई पैरेंटल थ्योरी या कभी कभी हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये भी लिख लीजिए आपको, क्योंकि कभी कभी कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम का पैटर्न क्या है एग्जाम से तो नहीं जानता, कोई गेस नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ डीपली पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है तो सब कुछ हम जानते रहेंगे। हो सकता है उसका पर्यायवाची पूछ दे, हो सकता है उसी का दूसरा नाम पूछ दे, तीसरा नाम पूछ दे, नाम हजारों है किसी चीज के, तो हम लोग जितना समय उतना उस नाम को जानते रहेंगे। तो इसको दो तारों के संयोग से बना है, इसीलिए इसको बायो पैरेंटल हाइपोथेसिस या थ्योरी भी कहा जाता है। अब इसमें मूलतः दो सिद्धांत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला, दो सिद्धांत को हम लोग जाना पड़ेगा, ठीक है। पहला चैम्बरलिन की ग्रहाणु संकल्पना, चैम्बरलिन की ग्रहाणु संकल्पना, ठीक है, ये तो पहला। और दूसरा है जेम्स जीन का ज्वारीय सिद्धांत या ज्वारीय उद्भेदन सिद्धांत। या परिकल्पना, दो ये हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये आया था 1905 में, ये जो संकल्पना आई थी 1905 एडी, और ये आई थी 1921, 1919 भी कहा जाता है, 1921 भी कहीं मिलता है, तो दोनों को हम ठीक। यहां तक कोई दिक्कत बताइए? डुअलिस्टिक थ्योरी में या हाइपोथेसिस में दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है तो कई, लेकिन दो को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पहला, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, पहला है चैम्बरलिन की ग्रहाणु संकल्पना और दूसरा है जेम्स जीन का ज्वारीय उद्भेदन सिद्धांत या परिकल्पना। ये 1905 में आया, तो 1921 या 1919 में दिया गया। अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है चैम्बरलिन का चैम्बरलिन का ग्रहाणु संकल्पना। चैम्बरलिन के अनुसार ये कहना है कि जो सौर मंडल का निर्माण हुआ है वो किसी पिंड से नहीं हुआ, या बिग बैंग थ्योरी से नहीं हुआ, और ना ही किसी गैसीय नेबुला से हुआ। इनका कहना है कि सौर मंडल का निर्माण दो पिंडों से हुआ, एक से नहीं हुआ, एक पिंड से नहीं हुआ, दो पिंड। इनका कहना है कि दो पिंडों से हुआ, दो पिंड से। एक पिंड सूर्य और दूसरा है उसका साथी तारा, मतलब एक तो सूर्य है और दूसरा उसका साथी तारा। ग्रहों का निर्माण इस एक से नहीं हुआ, एक पिंड से नहीं हुआ। कैसे हुआ ये देख लो। ये कह रहे हैं कि सूर्य पहले से ही था, हालांकि इसको ये डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन इनका कहना था कि सूर्य मतलब एक बड़ा सा पिंड पहले सा इस ब्रह्मांड में विद्यमान था, और उसी का साथी तारे थे, और भी कई थे, लेकिन एक को इन्होंने माना है एक उसका साथी तारा भी। साथी तारा उसको कहीं अगल बगल रहा होगा, जैसे हम लोग के फ्रेंड हम लोग अगल बगल रहते हैं, या मिलते जुलते रहते हैं, नजदीक आते हैं, दूर जाते हैं, ऐसा। तो उसी तरह इनका कहना था कि जो बड़ा पिंड था उसका साथी तारा धीरे धीरे अपने दोस्त की तरफ, अपने बड़े पिंड की तरफ, अपने साथी की तरफ आया, आकर्षित हुआ, और आकर्षित होने के बाद क्या हुआ कि इस बड़े तारे का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक था कि इसने अपने साथी तारे के बाहरी आवरण के कुछ गैसीय पिंड को इसने, या कुछ
इससे तोड़ दिया, अलग कर दिया, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, और ये कहीं यहां शिफ्ट हो गया, टूट के इधर आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, टूट के कहीं इधर ऐसे आ गए। अब ऐसे आए, यहां से छोटे तारे से अपने साथी तारे छूटे और यहां आके इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में परिक्रमा करने लगे, और जो ये छोटे छोटे अपने साथी तारे से टूटे हुए पिंड थे उन्हीं को इन्होंने ग्रह कहा, और ये जो बड़ा पिंड पहले से था इसको इन्होंने सूर्य कहा, क्योंकि सूर्य की परिकल्पना ये पहले कर चुके थे, बस ग्रहों का करना था। तो ग्रहों में क्या होगा, ये जो टूट के अपने साथी तारा से अलग हुए, अलग होकर जो सूर्य की परिक्रमा करने लगे, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रह गए, उसी को उन्होंने ग्रह कह दिया, और मूल जो था उसको सूर्य कहा। अर्थात ग्रहों का निर्माण तो किससे हुआ, दो पिंडों से हुआ, एक सिंगल पिंड से नहीं हुआ। तो ये पहले की थ्योरी को नकार दिया गया। ठीक, अगला ये था चैंबरलिन का क्या, ग्रहाणु, मतलब जो ग्रहों का निर्माण हुआ इनके अणुओं के टूटने से, दूसरे साथी तारा के अणुओं के टूटने से हुआ था, इसीलिए इन्होंने ग्रहाणु संकल्पना दिया। अर्थात जो हम सौर मंडल देख रहे हैं वो उसमें सूर्य और ग्रहों का निर्माण दो पिंडों से हुआ है, एक पिंड से नहीं हुआ, ऐसा इनका मानना था। दूसरा जेम्स जीन का ज्वारीय उद्भेदन, परिकल्पना, जेम्स जीन का ज्वारीय उद्भेदन। अब जेम्स जीन का क्या कहना था, जेम्स जीन का ये कहना था कि एक बड़ा पिंड, इनका भी कुछ मतलब मिलता जुलता कहानी है। ये बोले कि एक पिंड था बड़ा, उससे छोटे उसका साथी तारा, दो तारा थे, एक छोटा था, ये थोड़ा बड़ा है, इसको बड़ा बना लेते हैं, एक कुछ इतना बड़ा था, ये छोटा था, ये इधर आकर्षित हुआ तो इसमें टाइडल एनर्जी काम की, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा काम की। टाइडल एनर्जी की वजह से क्या हुआ कि जो इसका ये वाला भाग था, बाहरी भाग, जैसे इसका मान लीजिए ये भाग था, ये भाग, ये भी इधर आया, ये इसके नजदीक आया, तो ये क्या हुआ, ऐसे करते करते गुरुत्वाकर्षण बल से खिंचाव उत्पन्न हुआ। छोटे तारे ने बड़े तारे के बाहरी आवरण को थोड़ा अपने तरफ आकर्षित किया, हालांकि बड़ा तारा छोटे तारे के पूरे छोटे तारे को आकर्षित कर रहा था, बड़े तारे को आकर्षित किया। जैसे आकर्षित किया तो इसकी ये वाला हिस्सा क्या होगा, इससे अलग हो गया, अलग हो गया, और क्या होगा, फिलामेंट के रूप में, जैसे हम लोग बल्ब का फिलामेंट देखते होंगे आप लोग, फिलामेंट के रूप में ये वाला पार्ट ऐसे अलग हो गया, और इसी तरह फिलामेंट के रूप में यहाँ भी अलग हो गया, फिलामेंट के रूप में यहाँ भी अलग हो गया, फिलामेंट के रूप में यहाँ भी अलग हो गया, फिलामेंट के रूप में यहाँ भी अलग हुआ, यहाँ भी अलग हुआ, यहाँ भी अलग हुआ, और मान लेते हैं यहाँ भी अलग हुआ, और इस तरह फिलामेंट रूप में अलग होकर इस तारे से, बड़े तारे से निकल के इसके गुरुत्वाकर्षण वजह से अलग हुआ, और ये बड़े पिंड का क्या किया, चक्कर काटने लगा। तो ये जो भाग हुआ फिलामेंट के रूप में, इसी को इन्होंने ग्रह कहा, और इसको जो मूल रह गया था इसको उन्होंने सूर्य कहा। अर्थात ज्वारीय उद्भेदन, टाइडल एनर्जी काम किया इसमें, टाइडल एनर्जी की वजह से, टाइडल एनर्जी हम आगे पढ़ेंगे, ज्वार भाटा जो पढ़ेंगे, तो टाइडल एनर्जी की वजह से इसके बाहरी आवरण का कुछ क्षेत्र क्या हो गया, बाहर निकल गया, खिंचाव हुआ, और खिंचाव होने के बाद इसके गुरुत्वाकर्षण वजह से टूट के थोड़ा अलग ही हो गया, और किस रूप में हुआ, फिलामेंट के रूप में। बल्ब में आप देखे होंगे पहले बल्ब फिलामेंट लगा होता, फिलामेंट के रूप में अलग हुआ, और यही फिलामेंट के रूप में एक कई अलग हुए, और जो अलग हुए तो कहीं दूर नहीं गए, इसके गुरुत्वाकर्षण के आवरण में इसमें क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे। जो फिलामेंट के रूप में पिंड अलग हुआ उसी को उन्होंने ग्रह कहा, और जो मूल था उसको सूर्य कहा। तो ये था जेम्स जीन का ज्वारीय उद्भेदन परिकल्पना। तो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल के रूप में 4-5 यही मूल सिद्धांत है, जिसको हमें याद करने की जरूरत है, याद रखना चाहिए, तो इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। आगे फिर हम लोग इसी से जितने रिलेटेड क्वेश्चन उसको कर लेंगे। सौर मंडल के बारे में जितने क्वेश्चन आए उसको बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत और अभी आगे हैं जो उसको हम लोग कर लेंगे। फिर आगे हम एक एक ग्रह के रूप में अब आगे सूर्य,
सूर्य को पहले पढ़ेंगे, सूर्य के बाद फिर 8 ग्रहों के बारे में पूछेंगे, ऐसे डिसेंडिंग आर्डर पढ़ेंगे, उसका किसके बीच क्या पाया जाता है ये पढ़ेंगे, कौन दूर नजदीक ये पढ़ेंगे, फिर सभी अब प्लैनेट के बारे में, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह डेली का डेली क्लास हम लोग का तैयार होते रहेगा और हम लोग उससे क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो आज इतना ही, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।